हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 में साइंस चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव्य से चालनी यानी छलनी से हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं। अब चाय बनाने के बाद क्या करते हैं, जो चाय की छलनी होती है उसे क्या करते हैं आप, जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उन्हें उससे अलग करते हैं और जो द्रव्य होता है उससे अलग करके पीते हैं। देखिए इस तरह से चित्र 5.1 में चाय की पत्तियों को चाल नित्र यानी जो छलनी होती है उसके द्वारा पृथक किया गया है। आगे देखेंगे फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। ठीक है, तो ये भी जानते होंगे आप कि जो फसल के कटाई के बाद क्या होता है, अनाज होते हैं उसको क्या करते हैं, भूसे से अलग किया जाता है यानी पृथक किया जाता है। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसा कि चित्र 5.2 में आपको दिया गया है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। ओटने की क्रिया भी हमने लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में हम देख चुके हैं ओटना क्या है। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने वह पोहा पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। ठीक है, और क्या करना है आपको, आपस में इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है कि तो आप क्या करेंगे, एक टोकरी है उसमें आम और अमरूद ऐसे दोनों फल हैं, मिक्स हैं, तो आपको क्या करना है, पृथक करना है। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, जो है जैसे कि फल में आम और अमरूद को क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे हम, देखिए हमें चित्र 5.2 में दूध या दही का मंथन करके मक्खन जो है निकाला जाता है। इस प्रकार से ऐसा करना सरल प्रतीत होता है। यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए आम और अमरूद तो बहुत बड़े हैं, आप आसानी से उन्हें क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे, जैसे कि आप ले लीजिए चावल, ठीक है, चावल में से कंकड़ निकालना, और वो भी अगर थोड़े मात्रा में कंकड़ है तो आप निकाल सकते हैं। अगर अधिक मात्रा में है, और जैसे कि रेत है, रेत के नमक में से मिश्रण में से क्या होता है, रेत और नमक को अलग करना, ये भी क्या है, बहुत तो कठिन हो सकता है। कल्पना कीजिए कि यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। ठीक है, तो आपको रेत और नमक का मिश्रण आपको दे दिया है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि जाइए इनको अलग अलग कर दीजिए, तो ये करना बहुत ही क्या है, आपके लिए असंभव है। रेत और नमक क्या है, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो उन्हें आप हाथों द्वारा क्या कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। जिस तरह से कि हमने आम और अमरूद को पृथक किया था उस प्रकार से हम नहीं कर सकते। परंतु पहले यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता की क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है, ही क्यों होती है। क्रियाकलाप 1 देखेंगे। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है, तथापि कॉलम 2 तथा कॉलम 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथकृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप कोई भी पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हानिकारक या अनुपयोगी यानी जो उपयोग में ना हो ऐसी वस्तुएं होती हैं। क्या करते हैं हम, उन वस्तुओं को, उन पदार्थों को क्या करते हैं, पृथक कर देते हैं, यानी कि उसे अलग कर देते हैं। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, उपयोगी जो पदार्थ है उन्हें भी पृथक करते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों
पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों की आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं ठोस, द्रव्य, गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए क्या करना चाहिए, हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। 5.1 पृथक्करण की विधियाँ देखेंगे। पृथक्करण की अलग अलग विधियाँ होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। पहले देखिए यहाँ पे हस्त चयन, क्रियाकलाप 2 दिया गया है। क्रियाकलाप 2 में देखेंगे, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इनमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के जो टुकड़े हैं, भूसे तथा अन्य जो अन्य कणों को इससे क्या करना है, पृथक करना है। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे के जो पृथक करने में किया जा सकता है। चित्र 5.3 में दिया गया है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि है। ठीक है, आप दाल चावल बीनते हो तो उसमें क्या होता है, थोड़े मिट्टी के कण होते हैं, पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, हस्तचयन द्वारा यानी हाथ द्वारा आप उन्हें पृथक कर सकते हो। और ये जो विधि है आपकी भी सुविधाजनक है। इस तरह से देखिए 5.3 में अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन, यह विधि आप घर में रोज अपने घर में अपने मम्मी को, ठीक है, करते हुए देखा होगा आपने, आपने खुद ये विधि का उपयोग किया होगा। अब देखेंगे थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा थ्रेसिंग, ये क्या है, पृथक्करण की दूसरी विधि है हमारी थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियां, जो सूखे पौधे होते हैं के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। ठीक है, तो खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न की संख्या कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों को सूखे पौधों से इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते होंगे। ठीक है, तो आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य जो कण होते हैं आम और अमरूदों की तुलना में बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें उस प्रकार नहीं तोड़ सकते, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। ठीक है, तो इसमें उनको एक एक करके आप तोड़ोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। और इसी तरह से आप ये क्या कर सकते हैं, आप उनकी डंडियों से आप अन्य को तोड़ के निकाल नहीं सकते, और क्या है, ये भी बहुत असंभव है। ठीक है, अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है, चलिए इसके बारे में जानेंगे। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के लिए करने का जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने का जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, हमारा थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, थ्रेसिंग आपको डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, थ्रेसिंग यानी क्या। तो आगे देखेंगे, इस प्रक्रिया में डंडियों को पीट कर, ध्यान से देखिए, डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। चित्र 5.4 नीचे दिया गया है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बेलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। यहाँ पे देखिए चित्र 5.4 इस प्रकार से जो है उसकी डंडियों को पीट कर अनाज होता है उन्हें पृथक किया जाता है। अब देखेंगे निष्पावन। ठीक है, क्रियाकलाप 3 देखिए, हमारे पृथक्करण की नेक्स्ट जो है विधि है निष्पावन। क्रियाकलाप 3 देखिए, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट
प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? तो अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसलने लगे। क्या होता है जो है कि क्या होगा आगे, क्या दोनों अवयव रेत अथवा बुराद यानी जो सूखी पत्तियों का पाउडर है एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? तो किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की जो विधि है क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। निष्पावन समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से जो भी हमने प्रोसेस देखी ऊपर, तो क्या कहलाता है? हमारा निष्पावन कहलाता है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। जैसे चित्र 5.3 यहाँ पे देखिए। चित्र 5.3 निष्पावन की विधि आपको दी गई है। इस प्रकार से क्या होता है देखिए, अब चित्र देखेंगे आपको आइडिया आ जाएगा। अब आगे देखेंगे, भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया। आप देखेंगे चालन हमारी नेक्स्ट पृथक्करण की विधि है। ठीक है, तो चालन में क्या है, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी यानी छन्नी, आप जानते होंगे छन्नी क्या होती है, आपके घर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। चित्र 5.4 देखिए, यहाँ पर आपको आइडिया आएगा। जो है 5.4 में देखिए किस प्रकार से जो आटे को है छलनी में डालकर पृथक किया जा रहा है। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा क्या होते हैं, निकल जाते हैं, जबकि जो अशुद्धियाँ होती हैं वो चालनी में ही रह जाती हैं। प्रायः आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियों तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं तो दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा हुआ। चित्र 5.7 में हम देखेंगे, देखिए इस प्रकार से हैं, चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को है जो रेत से पृथक किया जाता है। ये क्या है, अभी हमारी चलन की विधि है। क्रियाकलाप 4 देख लेते हैं। क्रियाकलाप 4 में देखिए, कक्षा में एक चालनी यानी छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए तथा उसके आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। इसकी आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।